to the aphorism series. In this video, we are going to talk about aphorism number 11. And although this is a lengthy video, you can play it in a 2x mode. Let us start by briefing the first 11 aphorisms. Aphorism 1 is physician's mission. Aphorism 2 is ideal cure. Aphorism 3 and 4 is requisite knowledge of the physician. Aphorism 5 is about the causes of disease. Aphorism 6 is about portrait of disease and unprejudiced observer. Aphorism 7 is removal of totality of symptoms. Aphorism 8 is restoration of health. And aphorism 9, 10 and 11 is about the vital force. Let us start by giving it a reading. Aphorism 11. When a person falls ill, it is only this spiritual, self-acting, automatic, vital force everywhere present in his organism that is primarily deranged by the dynamic influence upon it of a morbific agent inimical to life. It is only the vital force deranged to such an abnormal state that can furnish the organism with its disagreeable sensations and incline it to the irregular processes which we call disease. For as a power invisible in itself and only cognizable by its effects on the organism, its morbid derangement only makes itself known by the manifestation of disease in the sensations and functions of those parts of organism exposed to the senses of the observer and physician, that is, by morbid symptoms, and in no other way can it make itself known. हमने लास्ट एफोरिज्म में भी पढ़ा था कि वाइटल फोर्स के कुछ एडजेक्टिव्स यूज़ किए हैं डॉक्टर हेनेमन ने, जैसे कि वाइटल फोर्स इज स्पिरिचुअल, इट इज़ सेल्फ एक्टिंग, ऑटोमेटिक, इट इज़ डायनामिक, राइट। तो यहाँ पे हर वर्ड का एक मीनिंग था जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है, फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। स्पिरिचुअल का मतलब यहाँ पे सोल से या स्पिरिट से, इससे नहीं है। स्पिरिचुअल मीनिंग समथिंग दैट इज़ नॉन मटीरियलिस्टिक, एक एनर्जी है। तो वाइटल फोर्स इज़ बेसिकली एक एनर्जी है जो ह्यूमन बीइंग में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में हर जगह प्रेजेंट है, किसी एक बॉडी पार्ट में सीमित नहीं है। तो जब कोई इंसान बीमार होता है तो ये जो वाइटल फोर्स है ये डीरेंज हो जाती है। और ये डीरेंज कैसे होती है? बाय द डायनामिक इन्फ्लुएंस। अब कोई चीज़ अगर खुद में डायनामिक है तो उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट डालना है या उसको इन्फ्लुएंस करना है या उस पर उसको हावी करना है, तो उस पर हावी क्या चीज़ कर पाएगी? जो खुद भी डायनामिक होगी। तो इसीलिए उस डायनामिक वाइटल फोर्स को डीरेंज करना है तो देयर हैज़ टू बी सम एजेंट विच इज़ ऑल्सो डायनामिक। तो एक डायनामिक इन्फ्लुएंस आ जाता है मॉर्बिफिक एजेंट का। मॉर्बिफिक एजेंट क्या हो सकते हैं यहाँ पे? इट कैन बी अ बैक्टीरिया, अ वायरस, कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर, टॉक्सिन, कोई भी अनहेल्दी हैबिट, ये सब चीज़ें मॉर्बिफिक हो सकती हैं। और सिर्फ वाइटल फोर्स ही जिम्मेदार है किसी भी ऑर्गेनिज्म में डिसएग्रीएबल सेंसेशंस यानी कि अननेचुरल सेंसेशंस कॉज करने के लिए। और यही वाइटल फोर्स है जो एक ह्यूमन बीइंग को उसके इरेगुलर प्रोसेसेस की तरफ इंक्लाइन करती है, जिससे कि वो डिजीज कंडीशन में आ जाता है। इट इज़ इनविजिबल इन इटसेल्फ एंड ओनली कॉग्नाइजेबल बाय इट्स इफेक्ट्स ऑन द ऑर्गेनिज्म। हम वाइटल फोर्स को देख नहीं सकते एंड सिंस इट इज़ इनविजिबल तो हम इसे कैसे देख पाएंगे या कैसे समझ पाएंगे इस चीज़ को? बाय इट्स इफेक्ट्स, जो ये ह्यूमन बॉडी पे इफ़ेक्ट्स डालती है। और ये इफ़ेक्ट्स क्या है? इट इज़ बेसिकली द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज़। जो सिम्टम्स पेशेंट हमें शो करेगा, दैट इज़ बेसिकली द इफ़ेक्ट्स ऑफ deranged vital force. Its morbid derangement only makes itself known by the manifestation of disease in the sensation and function of those parts of organism exposed to the senses of the observer and physician, that is, by morbid symptoms, and in no other way can it make itself known. हमने ये तो पढ़ा कि वाइटल फोर्स ऑर्गेनिज्म में हर जगह प्रेजेंट है, पर लेकिन इस प्रेजेंस को हम फील कैसे करेंगे या हम कॉग्नाइज कैसे करेंगे? जब भी कोई मॉर्बिड डीरेंजमेंट होगा
तो हम समझ जाएंगे कि दिस डीरेंजमेंट इज कॉज्ड बाय डीरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स। और ये डीरेंजमेंट का हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे आभास होगा कि वाइटल फोर्स डीरेंज हो गई है? इट इज़ बाय द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज़, जो कि सेंसेशन और फंक्शंस को अफेक्ट करेगा। और जब भी सेंसेशन और फंक्शंस अफेक्ट होंगे, ऑर्गेनिज्म अपने सिम्टम्स शो करेगा विच आर ऑब्जर्वेबल बाय द ऑब्जर्वर एंड द फिजिशियन। इट्स सिम्टम्स और मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज़ जो है वाइटल फोर्स के होने का प्रमाण देते हैं कि देयर इज सम एनर्जी इन द बॉडी विच इज़ नोन एज वाइटल फोर्स। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। When an individual succumbs to illness, the underlying cause can be attributed to the disturbance of a vital force inherent in the organism. This vital force is described as spiritual and self-acting, omnipresent within the body, and its primary function is to maintain balance and well-being. However, when influenced by a dynamic and harmful agent known as morbific agent, this vital force undergoes a disturbance detrimental to life. The morbific agent, acting as an antagonist to life, dynamically impacts the vital force, pushing it into an abnormal state. It is within this deranged state that the vital force induces unpleasant sensations in the organism and triggers irregular processes that we identify as disease. This perspective emphasizes that diseases at their core originate from a disturbance in the vital force rather than solely from external or tangible factors. The vital force, though essential for life, remains invisible in itself, perceivable only through its effects on the organism. Its derangement becomes apparent through the manifestation of disease in various ways, affecting the sensations and functions of specific parts of the body. These manifestations are what we recognize as morbid symptoms. Therefore, the only means by which the deranged vital force communicates its distress is through the observable symptoms and deviations in the bodily functions. This viewpoint underscores the holistic nature of understanding disease, considering not just the physical aspects but also vital force dynamic and spiritual dimensions. By focusing on the manifestations of vital forces derangement through symptoms, physicians and observers can identify and comprehend the nature of the disease, paving the way for appropriate interventions and treatment. Ultimately, this perspective aligns with a holistic and dynamic model of healthcare, recognizing the intricate interplay between the spiritual dynamic vital force and the observable manifestations of illness in the human organism. अब हम बात करते हैं इसके फुटनोट की। एफोरिज्म 11 के 2 फुटनोट्स हैं। पहला फुटनोट है मटीरिया पेकेंस। मटीरिया पेकेंस मीन्स सिंफुल मैटर, यानी कि इट हैज समथिंग टू डू विद द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। पर जब कोई चीज़ मटीरियलिस्टिक है ही नहीं तो आप उसको किसी मटीरियलिस्टिक चीज़ से कैसे ठीक कर दोगे? दिस वॉज वॉट डॉक्टर हेनिमन वॉन्टेड टू एक्सप्लेन। जब आपकी एनर्जी ही इतनी डायनेमिक है तो उस डायनेमिक एनर्जी को कोई इमटेरियलिस्टिक चीज़ ही या कोई स्पिरिचुअल चीज़ ही अफेक्ट कर सकती है या इन्फ्लुएंस कर सकती है। हाउ कैन समथिंग दैट इज़ मटीरियलिस्ट कैन अफेक्ट समथिंग विच इज़ नॉन मटीरियलिस्टिक? डॉक्टर हेनिमन in his book The Chronic Diseases discussed the concept of secondary causes and primary causes. अब primary या fundamental cause of disease क्या है? It lies in the derangement of vital force by a dynamic influence, जिसको हम miasm भी कहते हैं कि miasm active होगा, चाहे वो सोरिक हो, साइकोटिक हो, सिफिलिटिक हो, तभी derangement of vital force is possible. या द सेकेंडरी कॉज क्या हो सकता है? इट इंक्लूड्स द फैक्टर्स सच एज एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, लाइफस्टाइल चॉइसेस एंड एक्सटर्नल एजेंट्स। पर ये भी तब एक्ट कर पाएंगे इंडिविजुअल पे जब किसी पर्टिकुलर मियाज़मेटिक इन्फ्लुएंस से वो प्री डिस्पोज्ड होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड फुटनोट। व्हाट इज डायनामिक इन्फ्लुएंस? डायनामिक पावर क्या है ये?
हम बार बार इस टर्म का यूज़ क्यों कर रहे हैं, द वर्ड डायनामिक? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी वाइटल फोर्स है, इट इज़ नॉट समथिंग मटीरियलिस्टिक जिसको हम देख सकें, छू सकें. इट इज़ बेसिकली एन एनर्जी जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ डायनामिक. तो जैसे our earth, by the virtue of a hidden invisible energy, carries the moon around her in 28 days and several hours. जिस तरीके से अर्थ ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से मून को अपने आसपास रोटेट करती है, या मून अपनी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से अर्थ के आसपास ऑर्बिट में रोटेट कर पाता है, उसी तरीके से, उसी सेम इनविजिबल एनर्जी की तरह ही हमारी वाइटल फोर्स है. इट इज़ ऑल्सो इनविजिबल, बट लेकिन इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर इन द ऑर्गेनिज्म, जो कि हमारी हर चीज़ को रेगुलेट कर रहा है, चाहे वो हमारे नॉर्मल फंक्शंस हैं, चाहे वो हमारे एबनॉर्मल फंक्शंस हैं. Indefinite fixed hours, deducting certain differences which occur with the full and new moon, raises our northern seas to flood tide and again correspondingly lowers them to ebb. हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है इस बारे में कि हाई टाइड्स, लो टाइड्स कब होते हैं. इट इज़ बेसिकली द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन, द मून एंड द अर्थ. अगर तीनों चीज़ें एक ही लाइन में, एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में होंगी, द सन, द मून एंड द अर्थ, चाहे वो न्यू मून होगा, चाहे वो फुल मून होगा, तो इट विल कॉज स्प्रिंग टाइड, यानी कि हाई टाइड्स बनेंगी. एंड व्हेन the sun and the moon are at right angles to each other, neap tides occur, यानी कि हाई टाइड्स कम हो जाएंगी उस टाइम और जो लो टाइड्स हैं वो बढ़ जाएंगी. तो इस अफोरिज्म में डॉक्टर हेनिमन बता रहे हैं कि जैसे अर्थ की ग्रेविटी से मून उसके ऑर्बिट में घूमता रहता है, सिमिलरली मून की ग्रेविटेशनल एनर्जी से ये टाइडल पैटर्न्स ऑब्जर्व किए जाते हैं नॉर्दर्न सीज में. So both Earth and Moon are under the influence of certain energy. Similar dynamic energy is vital force. Apparently, this takes place not through material agencies, not through mechanical contrivances, as are used for products of human labor, and so we see numerous other events about us as results of the action of one substance on another substance, without being able to recognize a sensible connection between the cause and effect. Only the cultured, practiced in comparison and deduction, can form for himself a kind of supra-sensual idea sufficient to keep all that is material or mechanical in his thoughts from such concepts. He calls such effects dynamic, virtual, that is, such as result from absolute, specific, pure energy and action of one substance upon the other substance. तो डॉक्टर हेनिमन कह रहे हैं कि it is not through any material agency कि ये चीज़ हो रही है. It is basically that energy, that invisible energy behind the earth and the moon, जो एक दूसरे को इतना influence कर पा रहे हैं. It is the result from absolute, specific, pure energy. इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि एनर्जी कैसे वर्क करती है. हाउ डायनेमिक इज दिस ग्रेविटेशनल पुल और ग्रेविटेशनल एनर्जी. ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम आर हेल्ड एट वन प्लेस और इन वन पर्टिकुलर ऑर्बिट बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल एनर्जी. अब हम इसे देख नहीं सकते तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये है ही नहीं. जब सन, moon and earth, they are aligned in an horizontal pattern, the gravitational pull from the moon and the sun causes the high tide, क्योंकि एक तरफ वो सारा पुल जा रहा है, राइट. पर लेकिन अर्थ का भी ग्रेविटेशन है, अर्थ ऑल्सो एक्सपीरियंसेस द ग्रेविटी. तो जब कोई चीज़ ऊपर जाएगी तो इट हैज़ टू कम बैक, यही ग्रेविटी का रूल है. तो व्हेन हाई टाइड्स अकर तो उसको वापस भी तो नीचे आना है, एंड व्हेन इट कम्स डाउन इट राइजेज ऑन द अदर पार्ट. नाउ दीज हाई टाइड्स आर नोन एज स्प्रिंग टाइड. जिस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम इस एनर्जी से ड्रिवन है, दिस ग्रेविटेशनल एनर्जी और ग्रेविटेशनल फोर्स, वट एवर यू मे कॉल, सिमिलरली हमारी ह्यूमन बॉडी, it is driven by the vital force. अगर vital force नहीं होगी, nothing will be held in its place. That is why Dr. Henneman called this force dynamic. आगे बढ़ते हैं. For instance,
the dynamic effect of the sick-making influences upon healthy man, as well as dynamic energy of the medicines upon the principle of life in the restoration of health is nothing else than infection, and so not in any way material, not in any way mechanical. Just as the energy of a magnet attracting a piece of iron or steel is not material, not mechanical, one sees that the piece of iron is attracted by one pole of the magnet, but how it is done is not seen. This is invisible energy of magnet does not require mechanical auxiliary means, hook or lever, to attract the iron. The magnet draws to itself, and this acts upon the piece of iron upon a steel needle by means of a purely immaterial, invisible, conceptual, inherent energy that is dynamically and communicates to the steel needle the magnetic energy equally, invisibly, dynamically. The steel needle becomes itself magnetic even at a distance when the magnet does not touch it, and magnetizes other steel needles with the same magnetic property with which it had been endowed previously by the magnetic rod. Untouched healthy child in an invisible manner, and the smallpox or measles, that is, infects it at a distance without anything material from the infective child going or capable of going to one to be the infected. A purely specific conceptual influence communicated to near child smallpox or measles in the same way as the magnet communicated to the near needle the magnetic property. इस फुटनोट में डॉक्टर हेनेमन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि द इम्पैक्ट ऑफ सिकनेस ऑन हेल्दी पर्सन एंड द हीलिंग पावर ऑफ मेडिसिन्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ. Both the things are dynamic. Now this dynamic influence is not material. It is immaterial. It is not something that you can touch or see like physical object. So here Dr. Henneman is using the example of a magnet. जब एक मैग्नेट लेते हो आप तो उसको कोई हुक या लिवर की ज़रूरत नहीं पड़ती निडल को या किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को अपने साथ चिपकाने के लिए. इट डज नॉट रिक्वायर एनी फिजिकल टूल. नाउ दिस इज़ द डायनामिक इफेक्ट जिसकी वजह से चीज़ें उसके पास अपने आप चिपकती हैं. देयर इज़ समथिंग इनविजिबल कनेक्शन बिटवीन हाउ द मैग्नेट अट्रैक्ट्स द आयरन और द नीडल. इसमें उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि द स्टील नीडल बिकम्स इट सेल्फ मैग्नेटिक इवन एट अ डिस्टेंस व्हेन द मैग्नेट डज नॉट टच इट. अब वो मैग्नेटिक कैसे बनती है? बाय इंड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड, राइट? अब जब हम मैग्नेटिक फील्ड दोगे तो वो नीडल मैग्नेट का काम करेगी इवन दो इट इज़ नॉट टचिंग द मैग्नेट. Just as the child with smallpox or measles communicates to a near, untouched healthy child in an invisible manner. That is, it infects it at a distance without anything material. अब कोई चीज़ communicate करने के लिए है ही नहीं इन दोनों के बीच में, फिर भी he is able to infect the other person. A purely specific conceptual influence communicated to the near child smallpox or measles in the same way as the magnet communicated to the near needle the magnetic property. जैसे मैग्नेट की एब्सेंस में भी अगर मान लीजिए मैग्नेटिक डिस्टेंस पे रखा हुआ है एंड द नीडल, द स्टील नीडल विच इज़ ऑलरेडी चार्ज्ड एंड इज एक्सपीरियंसिंग द मैग्नेटिक फील्ड, वो भी एक मैग्नेट का काम करने लगती है बाकी नीडल्स के लिए. सिमिलरली जो पर्सन है, द पर्सन हु इज़ अफेक्टेड विद चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, ये नॉन इन्फेक्टेड पर्सनस के लिए एक मैग्नेट का काम करने लग जाता है फॉर सम टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम. देयरफॉर इट ट्रांसमिट्स द इफेक्ट एट अ डिस्टेंस विदाउट द विजिबल मीन्स. अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं. In a similar way, the effect of medicines upon living man is to be judged. Substances which are used as medicines are medicines only in so far as they possess each its own specific energy to alter the well-being of man through dynamic conceptual influence by means of the living sensory fiber upon the conceptual controlling principle of life.
The medicinal property of those material substances which we call medicines proper relates only to their energy to call out alterations in the well-being of animal life. Only upon this conceptual principle of life depends their medicinal health-altering conceptual dynamic influence. Just as the nearness of a magnetic pole can communicate only magnetic energy to the steel, namely by a kind of infection, but cannot communicate other properties, for instance more hardness or ductility, etc., and thus every special medicinal substance alters through a kind of infection that well-being of man in a peculiar manner exclusively its own and not in a manner peculiar to another medicine, certainly as the nearness of the child ill with smallpox will communicate to a healthy child only smallpox and not measles. These medicines act upon our well-being wholly without communication of material parts of the medicinal substances, thus dynamically as if through infection. Far more healing energy is expressed in a case in point by the smallest doses of the best dynamized medicines, in which there can be, according to calculation, only so little of material substance that its minuteness cannot be thought and conceived by the best arithmetical mind, than by large doses of the same medicine in substance. That smallest dose can therefore contain almost entirely only the pure, freely developed conceptual medicinal energy and bring about only dynamically such great effects as can never be reached by the crude medicinal substances itself taken in large doses. Now we have to understand the impact of medicines on human body. Medicines are effective only because they have their unique power. हर मेडिसिन की एक इंडिविजुअल पावर है किसी चीज़ को क्योर करने की, राइट? टू चेंज द पर्सन's well-being through a dynamic influence. और ये इन्फ्लुएंस कैसे काम करता है? इट वर्क्स थ्रू द लिविंग सेंसरी फाइबर्स. और ये जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की, इट इज़ रिलेटेड टू देयर एबिलिटी टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस. इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि मेडिसिन कैसे काम करते हैं, डॉक्टर हेनेमन ने इसे कंपेयर किया है टू अ मैग्नेटिक पोल. जैसे कि एक मैग्नेटिक पोल एक स्टील को या एक स्टील नीडल को या किसी आयरन को मैग्नेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकता है. सिमिलरली हर मेडिसिनल सब्सटेंस का अपना एक तरीका है वेल-बीइंग को अफेक्ट करने का. Much like how an illness in one child can only spread the same illness to the another child. जैसे मैग्नेट अपनी बाकी प्रॉपर्टीज ट्रांसफ़र नहीं कर सकता. It can only transfer the magnetic energy to the steel. Similarly, a person affected with smallpox can only spread smallpox, not measles, right? These medicines act on our well-being without transferring any physical parts of the substances. अब इनका भी influence dynamic है. That is why they are also dynamic. These medicines have to be dynamic to cure the vital force, right? Interestingly, even the tiniest dose of a well-prepared medicine can have more significant healing effect than the larger doses of the same medicine in its original form. अब चाहे तो हम किसी भी चीज़ को, मान लीजिए कोई प्लांट है जिससे हमने मेडिसिन बनाई, हम उस प्लांट को भी तो डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं ना इन द लार्जर डोजेस, बट इट विल नॉट क्योर. क्यों क्योर नहीं करेगा? बिकॉज इट इज़ इन द क्रूड फॉर्म. किसी भी चीज़ को when the thing which is affected is dynamic, तो उसको क्योर करने के लिए भी something dynamic is required. So that is why the dynamization of medicine is done. पोटेंटाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं कि पोटेंटाइजेशन किया जाता है, वो क्यों किया जाता है? वो इसीलिए किया जाता है ताकि आपकी मेडिसिन जो हैं वो डायनामिक हो सकें. फिर जो ये पोटेंटाइज डोजेज होती हैं, इट कैन बी टेकन इनटू स्मॉलेस्ट फॉर्म्स. इनका सबसे कम अमाउंट भी अगर आप कंज्यूम करेंगे तो इट विल अफेक्ट सूनर, बिकॉज दिस स्मॉल डोज मोस्टली कंटेन्स द प्योर, freely developed and conceptual medicinal energy. Now let's come to the last two paragraphs of the footnote.
It is not in the corporeal atoms of these highly dynamized medicines, nor their physical or mathematical surfaces with which the higher energies of the dynamized medicines are being interpreted, but mainly as still sufficiently material that the medicinal energy is found. More likely, there lies invisible in the moistened globule or in its solution an unveiled, liberated, specific medicinal force contained in the medicinal substance which acts dynamically by contact with the living animal fiber upon the whole organism without communicating to it anything material, however highly attenuated, and acts more strongly the more free and more immaterial the energy has become through the dynamization. It is then so utterly impossible for our age celebrated for its wealth in clear thinkers to think of dynamic energy as something non-corporeal, since we see daily phenomena which cannot be explained in any other manner. If one looks upon something nauseous and becomes inclined to vomit, did a material emetic come into his stomach, which compels him to this anti-peristaltic movement? Was it not solely the dynamic effect of the nauseating aspect upon his imagination? And if one raises his arm, does it occur through a material visible instrument, a lever? Is it not solely the conceptual dynamic energy of his will which raises it? Now comes the most effective part of the footnote. Here Dr. Henneman emphasizes on the effectiveness of highly dynamized medicines, and he says that this effectiveness does not come from their physical properties like इसके एटम्स कितने हैं, इसका सरफेस कैसा है, इसके एटम्स कितने वेल कनेक्टेड हैं, उससे मेडिसिन का कोई लेना देना नहीं है. Instead, it is believed that an invisible medicinal force is present. और ये जो medicinal force है, it is released from the medicinal substance itself. It acts dynamically on the living animal fibers in the body, influencing the entire organism. और इसी फुटनोट के पार्ट को हमने ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर हेनेमन बता रहे हैं कि द मेडिसिनल फोर्स इज़ प्रेजेंट इन द सब्सटेंस. जैसे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैग्नेट में प्रेजेंट है और वो एक डिस्टेंस से भी काम कर सकता है. इट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से जो स्टील नीडल थी वो बाकी नीडल्स को अट्रैक्ट कर पा रही थी. सिमिलर इज़ द केस विद द मेडिसिनल सब्सटेंस. कहीं पे भी ये मेडिसिनल सब्सटेंस पड़ा है तो दिस सब्सटेंस कैन एक्ट ऑन द एनिमल फाइबर एंड इट कैन क्योर इमीडिएटली. दिस इज़ द वे हाउ सम ऑफ द होम्योपैथ्स डिस्कवर्ड द आर्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग. आपने कई बार सुना होगा कि पेशेंट बिना मेडिसिन दिए ही क्योर हो जाता है, जस्ट बाय विस्परिंग द मेडिसिन इनटू हिज ईयर्स. या फिर उस पेशेंट के पास अगर उस मेडिसिन को हम लिख के भी रख देते हैं एंड दैट थिंग, दैट पेपर टचेस द पेशेंट, वो उससे भी क्योर हो जाता है. हाउ डज दिस हैपन? इजंट इट डायनामिक? तो क्या ये कहना गलत होगा कि द मेडिसिनल फोर्स इज प्रेजेंट एवरीवेयर? जैसे वाइटल फोर्स हर जगह प्रेजेंट है, दिस मेडिसिनल फोर्स इज प्रेजेंट एवरीवेयर. इट जस्ट नीड अ मियर टच टू द पेशेंट. सिर्फ आपके एनिमल फाइबर्स को वो फोर्स तक पहुंचाना है, एंड दैट कुड बी बाय एनी मीन्स. इट कुड बी touch, it could be a whisper, it could be the physical administration of the dose. कुछ भी हो सकता है. The more the energy is freed and becomes immaterial through the process of dynamization, the more powerful it becomes. और यहाँ पे डॉक्टर हेनेमन क्वेश्चन कर रहे हैं कि इस एज में जहाँ लोग इतना क्लियर थिंकिंग को प्रमोट करते हैं, why are they not focusing, why are not they considering the dynamic energy as non-physical? रोज़ जब हम ये देख रहे हैं कि नॉजिया हो रहा है लोगों को, they are not ingesting something, right? Nothing is going into their stomach which is causing that nausea or vomiting, but just because by looking at something they are feeling nauseatic, तो कुछ तो पीछे एनर्जी है ना. When somebody has to raise an arm, हाथ उठाना है, तो उसके लिए आपको कोई बाहर से फिजिकल
मटीरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना, आपको कोई लिवर से तो हाथ नहीं उठाना पड़ रहा. इट इज़ बेसिकली योर डायनेमिक विल. आप चाहते हो, दैट इज़ वाई इट इज़ हैपनिंग. फॉर एग्जाम्पल, when someone feels nauseous and wants to vomit, it's not because a material substance entered their stomach. Instead, it's the dynamic effect of the unpleasant experience on their imagination. Similarly, when someone raises their arm, it is not done through a visible tool like a lever. It's the conceptual dynamic energy of their will that makes it happen. Therefore, in this aphorism and in these particular footnotes, Dr. Henneman is emphasizing on the word dynamic, that the vital force is dynamic and it is non-materialistic. In the last slide, I have summarized the whole aphorism. Kindly go through it. Thank you for watching.